और वकील होना आज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जिस ढंग से नाइंसाफ़ी हो रही है, वो नाइंसाफ़ी को के साथ लड़ाई लड़ने वाले अच्छे, नेक और समाज को लेकर चलने वाले वकीलों की आज बेहद ज़रूरी है। मेरी रिक्वेस्ट है कि मुश्किलें कितनी भी आए स्टूडेंट्स के सामने में, उन्होंने वो सारे मुश्किलों को फेस करके वकील बनना चाहिए। सबसे पहले सर जानना चाहेंगे आपके करियर के बारे में कि कैसे आपने एक एडवोकेट बना, जो ऐसे आपके मन में सोच आई और फिर आप इस मकाम पे पहुंचे। एडवोकेट बनने का जो सफ़र मेरा ऐसा रहा, मैं यहाँ से एक 26 किलोमीटर दूर एक तालुका प्लेस है राजूरा, वहाँ का रहने वाला हूँ। तो जब देखते थे कि समाज में अन्याय हो रहा है, लोगों के ख़िलाफ़ इंसाफ नहीं हो रहा है, तो उस वक्त ये एक बात जहन में आई थी कि मैं वकील बनूं। ये मेरे घर में कोई वकील नहीं है, ना वालदा की तरफ से कोई वकील है, ना वालिद की तरफ से कोई वकील है। और वालिद की ये सोच थी कि वकीलों को झूठ बोलना पड़ता है, इसलिए उनकी थोड़ी सी रजामंदी नहीं थी कि मैं वकील बनूं। इसलिए बोलते थे कि बेटा बख्शिश नहीं होगी, तुम वकील मत बनो। लेकिन वो एक दिल में ज़िद थी कि मुझे वकील बनना है, सो मैं चंद्रपुर चला आया। उन्होंने पैसे नहीं दिए, मैंने ख़ुद यहाँ चंद्रपुर में काम किया, कीचेन बेचे, कैलेंडर बेचे, साड़ियाँ बेची, घर घर जाकर साड़ियाँ बेची, जैसे तैसे पैसे जमा किए, एडमिशन लिया और 5 साल 12th के बाद में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह LLB पास किया और फिर LLM के लिए एडमिशन लिया। LLM करने के बाद फिर वकीली चालू किया। तो सर जैसा कि आपने बताया कि आप चंद्रपुर आए, फिर यहाँ पे आपने की चैन बेची, साड़ियाँ बेची घर घर जाके, तो आपके परिवार से कोई उस वक्त चंद्रपुर में था? नहीं, परिवार से कोई नहीं, क्योंकि वालिद तैयार नहीं थे, तो उनके तरफ से पैसे देने की सवाल ही नहीं आता था। तो फैमिली मतलब कहाँ, किस शहर में थे? राजूरा में, राजूरा के रहने वाले थे, राजूरा में ही रहते थे। मैं अकेला आया, अपने यहाँ पे एक रूम लिया और रहने लगा। किन किन परेशानियों का सामना किया आपने उस वक्त? सबसे पहले तो वालिद ने पैसे देने से इनकार कर दिया था, तो सवाल ही नहीं आता, पैसे ही नहीं थे। तो पैसे के लिए सब कुछ करना पड़ रहा था कि एडमिशन लेना है, फ़ीस भरनी है, कॉलेज के किताबें लेनी है, बुक्स लेनी है। तो ये सब काम करते हुए मैंने वकीली पूरी कंप्लीट की, LLB कंप्लीट किया। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जो छोटी मोटी परेशानियों से ही हिम्मत हार जाते हैं जी। तो ऐसे बच्चों को क्या मैसेज देना चाहिए? दिल में अगर जज्बा अगर है आपके कि आप एकदम सोच लिए हैं कि आपका बिल्कुल फाइनल है, ये करना ही है, तो 100% उसके लिए अल्लाह रास्ते निकालता है और रास्ते बनते हैं। ऐसा नहीं था कि वालिद के पास में पैसे, बहुत सारी खेती है, बहुत सारे किराएदार थे घर में, 9 किराएदार है घर में, लेकिन बस वो वालिद ने कहा था कि नहीं, तुझे वकील नहीं बनना है। तो बस वो ज़िद सामने आ गई थी कि मुझे इंसाफ के लिए लड़ाई लड़नी है। और मेरा बाद में फिर ये भी तजुर्बा आया कि नहीं, वकील बने तो झूठ बोलने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है कि बिल्कुल नहीं, ज़रूरी नहीं है कि झूठ बोलना, वकीलों को झूठ बोलना ही पड़ता है। तो सारे मुश्किलात ये सामने आते हैं आपके, जब आपके पास में कोई ज़रिया नहीं रहता है, कोई कारोबार नहीं है, तो फिर वो पैसे कैसे आएंगे और कॉलेज की फ़ीस कैसे भरेंगे, ख़ुद का पेट कैसा भरेंगे। ये 2 बातें सामने रहती हैं। तो उसके लिए एक पुख्ता इरादा चाहिए, और वो पुख्ता इरादा करके हमने ये कंप्लीट किया। तो मेरा यही कहना है नौजवानों से कि आज समाज में वकीलों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपको हर छोटे मोटे लॉज मालूम रहते हैं, और अगर लॉज मालूम नहीं है तो प्रशासन के तरफ से हर तरीके से दबाया जाता है। उसका बेस्ट एग्जांपल है 2012-13 में जब हमने आरक्षण के मूवमेंट को उठाया था, उस वक्त पूरे महाराष्ट्र के जो काम करने वाले जो लोग थे, उन तक पुलिस बार बार फ़ोन करके पूछ रही थी कि कैसे आंदोलन होगा, कैसे होगा, लेकिन हमसे किसी ने बात नहीं किया। हम खुद जाके, जब हमको रिपोर्ट आई हमारे पास में
कि पूरे महाराष्ट्र में सारे जो काम करने वाले लोग हैं उन तक उनको दबाया जा रहा है। तो हमने यहाँ जाके बात की और फिर यहाँ से ऊपर तक बात की, लेकिन हमारे घर तक कोई पहुँचा नहीं था। आप पे नज़र रखी जाती है, लेकिन वो किसी और तरीके से रखी जाती है, सामने आके कोई बात नहीं करता, क्योंकि उनको मालूम है कि ये वकील है। और वकील होना आज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जिस ढंग से नाइंसाफ़ी हो रही है, वो नाइंसाफ़ी को के साथ लड़ाई लड़ने वाले अच्छे, नेक और समाज को लेकर चलने वाले वकीलों की आज बेहद ज़रूरी है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मुश्किलें कितनी भी आए स्टूडेंट्स के सामने में, उन्होंने वो सारे मुश्किलों को फेस करके वकील बनना चाहिए। राजनीति की तरफ तो पिछले मैं 5 सालों से देख रहा हूँ कि मुस्लिम तबका, जो हमारा मुस्लिम समाज है, वो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैल रही है मुस्लिम समाज में पॉलिटिक्स को लेके। पहले एक जहन बना हुआ था कि राजनीति गंदी होती है, लेकिन कुछ सालों तकरीबन 5 सालों से जो हम देख रहे हैं कि सोच बदलती जा रही है। लेकिन एजुकेशन के रिगार्डिंग हम देख रहे हैं उतनी अवेयरनेस अभी नहीं आई है, बच्चों को करियर गाइडेंस की भी कमी है। तो सवाल मेरा ये है कि आपने शायद कोई एजुकेशन संगठन भी आपका है एजुकेशन से रिगार्डिंग, जी। तो आपने क्यों शुरू किया और एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है मुस्लिम समाज के लिए स्पेशली? कॉलेज से जब फाइनल ईयर होके जब बाहर आ रहे थे मेरे उस्ताद जो थे, प्रिंसिपल थे हमारे लॉ कॉलेज के, डॉक्टर पिल्लई, उन्होंने कॉलेज से जब निकल रहे थे हम लोग फाइनल ईयर होने के बाद, तो उन्होंने मुझे बुलाकर चैम्बर में बुलाकर बोला था कि फरहद, तुम्हारे जो 5 साल का जो ड्यूरेशन रहा आपका, बड़ा अच्छा रहा। हर साल कॉलेज को रिप्रेजेंट करते थे आप, मूट कोर्ट जाते थे, पेपर में नाम आता था हर बार। लेकिन अब बेटा एक काम करना, आपका समाज बहुत पिछड़ा हुआ है, आपका समाज बहुत पढ़ाई में पिछड़ा हुआ है, उसके लिए कुछ करना आप। तो जहन में थोड़ी देर के लिए उनसे हाँ बोले और निकल गए। मैं और मेरे दोस्त थे डॉक्टर एजाज, हम दोनों ने काफ़ी देर तक उस दिन शाम में बैठ कर बात करते रही। तो पता नहीं वो अल्फाज चुभ रहे थे दिल को कि तुम्हारा समाज पिछड़ा हुआ है, तुम्हारा समाज पढ़ता नहीं है। तो बस वो उस दिन से जहन में बात घूम गई। तो क्या करें, कैसे करें, कौन सा रास्ता निकालें? तो पहली बार चंद्रपुर शहर में पहले बच्चों के हौसला अफजाई करने के लिए भी कोई सामने नहीं थे। तो पहली बार सर्च ऑफ द स्टार्स के नाम से हमने एक प्रोग्राम लिया, और जो बच्चे मेरिटोरियस बच्चे आते थे उनको फेलिसिटेट करने का काम किया। उसके बाद में चंद्रपुर के कुछ ख़ास लोग जो थे, डॉक्टर खान हो गए, शफीक अहमद साहब जो एडिशनल कलेक्टर थे, वो इंजीनियर खान, हातिम भाई कांचवाला, कुछ और लोग थे जो समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग थे। उन लोगों ने मिलकर बोले कि हमारे लिए तो चंद्रपुर नया था, कॉलेज ही सब कुछ दुनिया थी। उसके बाद में मेस्को यानी मुस्लिम एजुकेशनल सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की इस्टेब्लिशमेंट में 17 जून 1997 को ये इस्टेब्लिश किए। और उसके बाद से उस संस्था को लेकर एजुकेशन में हम सबसे पहले, हम बहुत पिछड़े हुए हैं, इसलिए उसका पहला नाम एजुकेशन। हमने सामाजिक जीवन भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए सोशल। और हमारा मज़हब जो सिखाता है, हमारा जो कल्चर है, वो कल्चर भी रहना चाहिए, इसलिए मुस्लिम एजुकेशनल सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एक की इस्टेब्लिशमेंट की गई। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कई बच्चों को MBBS के लिए हम लोगों ने हेल्प किया है। मुझे याद नहीं है, इतने बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाए हैं, गरीब बच्चे जो मदद, जिनको चाहिए मदद उनको। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी चल रहा है, वो सिलसिला अभी भी चल रहा है। एक पूरे 20 साल का दौर गुजर गया, लेकिन 20 साल के बाद में 2-3 प्रेसिडेंट हुए। अभी मैं खुद प्रेसिडेंट हूँ मेस्को का, और एक हातिम भाई बोलकर हैं हमारे कांचवाला, वो सेक्रेटरी हैं। तो तालीम के लिए जो भी ज़रूरत पड़ सकती है, हमारा ये खुला बिल्कुल ऑफ़र रहता है यहाँ चंद्रपुर ज़िले के लिए, क्योंकि ज़िले लेवल पे काम करते हैं। तो जो भी अगर आते हैं, फ़ीस की बात हो गई है, बच्चों की ट्यूशन की बात हो गई है, बच्चों के स्कूल के ड्रेसेस की बात हो गई है, वो सारा इंतज़ाम करने की पूरी कोशिश करते हैं, और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई मायूस होकर नहीं गया है। एडवोकेट की बात की जाए तो 2 तरह के एडवोकेट हमने समाज में देखे हैं। एक होता है जो उसको प्रोफेशन के तौर पे लेके चलता है,
और ज़्यादा से ज़्यादा फीस पैसे कैसे कमा जाए, उनका ये एक मकसद होता है। और दूसरे एक एडवोकेट होते हैं, पैसे अपनी जगह, लेकिन समाज के बारे में भी वो लोग सोचते हैं। अपने प्रोफेशन के साथ साथ सामाजिक संगठन भी चलाते हैं और समाज हित में बड़े बड़े आंदोलन करते हैं, समाज के लिए आवाज़ उठाते हैं। तो जो भी युवा अगर से एडवोकेट बनना चाहता हो, तो किस तरीके का एडवोकेट उन्हें बनना चाहिए? दो चीज़ें आपने जो बताई वो बिल्कुल है, हर जगह, हर समाज में, हर जगह है। लोग सिर्फ कुछ पैसे के लिए ही काम करते हैं और कुछ लोग होते हैं कि बस पेट के लिए जितना लगता है उतना आ जाए और बाकी के ज़िंदगी पूरी वक्फ रहें, मिल्लत के लिए काम करें। कुछ सालों की प्रैक्टिस के बाद में ये एहसास होने लगा कि नाइंसाफ़ी होती है। जैसे कि मैं खुद, अगर मैं कॉलेज में जब पढ़ता था तो मुझे भी जिस ढंग से मुस्लिम लॉ को पढ़ाया जाता था तो थोड़ा सा अजीब लगता था सुनकर। और जैसे ही वक्त मिला मुझे कॉलेज में पढ़ाने का, तो मैंने प्रिंसिपल से सबसे पहले ये कहा कि साहब मुझे मुस्लिम लॉ पढ़ाऊँगा मैं। और ऊपर वाले का एहसान है, पिछले 13 साल से मैं मुस्लिम लॉ पढ़ाता हूँ लॉ कॉलेज में। तो उस वक्त आप अपना जो इंटरप्रिटेशन होता है, लॉ का जो करेक्ट इंटरप्रिटेशन है, वो लोगों तक सामने रखते हैं। तो एक सही वकील की ये जिम्मेदारी है कि जो एक्चुअल लॉ है वो लोगों तक पहुंचाए। पैसा आपको लोग दे के जाते हैं, नहीं देते नहीं, ऐसा नहीं है, और आपका पेट तो भर जाता है, आपका फैमिली भी चल जाती है, इतना पैसा तो दे ही देते हैं। लेकिन आप सिर्फ पैसे के लिए वकीली करोगे तो फिर समाज को भूल जाओगे, समाज आपको भूलेगा। और सिर्फ ज़िक्री वकील बन के नहीं तो फ़िक्री वकील बन के भी आपको काम करना पड़ेगा।